हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2016 हॉलीवुड सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द डार्कनेस के बारे में। ये कहानी स्टार्ट होती है दो फैमिलीज के साथ जो गए थे ग्रैंड कैनियन में छुट्टी बिताने, द कार्टर्स एंड द टेलर्स। फिलहाल हम फोकस करेंगे टेलर्स फैमिली की तरफ क्योंकि ये कहानी उन्हीं के बारे में है। इस फैमिली में है पीटर, ब्रूनी, उनकी बड़ी बेटी स्टेफनी और छोटा बेटा माइक। माइक एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, तो उसके इस दुनिया को देखने का नजरिया बाकियों से बहुत अलग है। जब सभी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर रहे थे, तो माइक अपने आसपास पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। एक वक्त उसकी घड़ी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और जैसे ही माइक उसे उठाने जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसकती है और वो डायरेक्टली नीचे घुस जाता है। असल में ये एक हिडन केव था। अंदर अंधेरे में माइक को एक सुरंग दिखती है जिस तरफ वो चलने लगता है और पहुंच जाता है एक और केव में। यहाँ पर दीवार पे 5 बहुत क्रीपी फिगर्स बने हुए थे। उनके सामने एक पत्थर के ऊपर रखा था 5 ब्लैक स्टोन्स जिन पर अजीब से मार्क्स बने हुए थे। माइक को ये स्टोन्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो वो उन्हें उठा लेता है और दूसरे रास्ते से बाहर आ जाता है, किसी से कुछ कहता ही नहीं। उसी दिन वो लोग घर लौट आते हैं और उनके अनजाने में ही घर में बहुत कुछ अनयूजुअल होने लगता है। पहले तो उनके नेबर का डॉग पूरी रात भौंकता रहता है और सुबह उठने पर ब्रूनी को किचन का टैप खुला हुआ मिलता है। उन्हें लगता है माइक ने किया होगा। जब वो चेक करने जाती है तो देखती है माइक चुपचाप बैठकर दीवार की तरफ देख रहा है। वो कभी कभी ऐसा करता है, तो ब्रूनी उतना ध्यान नहीं देती। वो नोटिस करती है पूरे घर में एक गंदा स्मेल भर चुका है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। कुछ देर बाद पीटर ऑफिस के लिए निकल जाता है और स्टेफनी स्कूल। ब्रूनी जाती है मार्केट ग्रोसरी शॉपिंग करने। माइक भी उसके साथ गया था। उसे तो बलून्स बहुत पसंद आते हैं, स्टार वाले, जो ब्रूनी उसे दिला देती है। घर लौटने के बाद माइक उन्हें लेकर बिजी हो जाता है और ब्रूनी भी अपना काम करने लगती है। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे कोई चल रहा हो। ये सेम आवाज हमने पिछले रात भी सुनी थी इस घर में। ब्रूनी चेक करने जाती है एटिक में। वहाँ लाइट नहीं जल रहा था, शायद खराब हो चुका हो। अंधेरे में ही ब्रूनी इधर उधर देखने लगती है और तभी कहीं से माइक उसके सामने आ जाता है। ब्रूनी को कोई आइडिया ही नहीं था वो कब यहाँ आया, उसे आवाज भी सुनाई नहीं दी थी। जब वो उससे ये बात पूछती है तो अचानक ही लाइट फ्लिकर करने लगता है और फिर फट जाता है। ब्रूनी और कुछ नहीं कहती, जल्दी से माइक को लेकर नीचे आ जाती है। कुछ घंटे बाद पीटर लौट आता है, तब भी वो डॉग भौंक रहा था। स्टेफनी भी स्कूल से लौट आई थी। उसके साथ एक अजीब हादसा होता है। वो जब बाथरूम में थी, हमें कर्टन के पीछे काला साया दिखता है, लेकिन स्टेफनी के चेक करने पर उसे कुछ नहीं दिखता। इंस्टेड मिरर पे बहुत सारे हैंडप्रिंट्स बने हुए थे। उसे लगता है ये माइक का काम होगा, तो वो उस पर चिल्लाने लगती है, इवन उस पर हाथ तक उठाती है। ब्रूनी जाकर उन्हें रोकती है। स्टेफनी ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, जानती है माइक नॉर्मल नहीं है। पता नहीं आज वो इतना अग्रेसिव क्यों हो गई। पीटर उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर स्टेफनी को कोई बात नहीं करनी थी। वो सो जाती है और हम देखते हैं ब्रूनी और पीटर के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है। उनका रिश्ता ठीक नहीं। उधर माइक भी बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। वो फिर से दीवार की तरफ देखकर हंस रहा था, जैसे वहां कोई इनविजिबल एंटिटी उससे बात कर रही हो। रात में अचानक स्टेफनी की नींद टूट जाती है किसी के फुटस्टेप्स की आवाज से, और उसके ब्लैंकेट पर किसी के बहुत सारे हैंडप्रिंट्स थे, काले रंग के। स्टेफनी को प्यास लगी थी तो वो उठकर किचन में जाती है और वहां उसे किसी की परछाई दिखती है, एक बहुत बड़ा काला साया। बेचारी बहुत डर जाती है और अपने पेरेंट्स के रूम में जाकर सो जाती है। उसे लग रहा था ये सब माइक का काम है, तो वो नेक्स्ट डे अपने मॉम से कंप्लेन करती है। ब्रूनी भी देखती है उस मार्क को, लेकिन ये प्रिंट्स तो काफी बड़े थे और यहाँ भी वही बदबू आ रही थी। ऑफिस जाते वक्त पीटर को वही डॉग दिखता है जो दिन भर भौंकता रहता है उनके घर की तरफ देखकर। उसका मालिक भी परेशान था, मगर इसे जरूर कुछ दिख रहा होगा, नहीं तो वो ऐसा क्यों करेगा। उस दिन स्कूल से लौटने के बाद स्टेफनी डायरेक्टली ऊपर चली जाती है अपने कमरे में। ब्रूनी उसे बात करने जाती है तो उसे कुछ अजीब दिखता है। स्टेफनी अपने मुंह के अंदर उंगली डालकर फोर्सफुली वॉमिट कर रही थी और फिर इस उल्टी को एक कंटेनर में भर के अपने बिस्तर के नीचे रख देती है। ब्रूनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो चेक करती है तो उसे बेड के नीचे से ऐसे और भी कई सारे कंटेनर्स मिलते हैं। वो स्टेफनी से बात करने की कोशिश करती है, मगर स्टेफनी बहुत अग्रेसिव हो चुकी थी। अपने माँ को अनाप शनाप कहने लगती है। वो उसे कुछ भी बात नहीं करनी थी। फॉर्चुनेटली तभी पीटर घर लौट आता है और इस फाइट को रोक देता है। स्टेफनी से बात करता है, उसे लेकर डॉक्टर के पास भी जाता है। पता चलता है स्टेफनी को ईटिंग डिसऑर्डर है। वो जो भी बिंज ईटिंग करती है सब कुछ वॉमिट कर देती है, क्योंकि उसे डर लगता है वो वेट ना गेन कर ले। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिसे मेडिकेशन और काउंसलिंग से ही ठीक किया जा सकता है। जरूरत है तो बस वक्त देने की। वो हमेशा लेफ्ट आउट फील करती रहती है इस फैमिली में। उसे लगता है माइक बीमार है, इसीलिए सारा टेंशन उसे ही मिलता है। तो अगले दिन ही ब्रूनी माइक को अपने माँ के घर छोड़ आती है स्टेफनी के साथ वक्त बिताने के लिए। वैसे तो माइक को अपने नानी के साथ रहना पसंद है। एक एनिमल लवर होने के नाते नानी के पेट कैट से उसकी काफी दोस्ती भी है। मगर उस दिन वो बिल्ली न जाने क्यों उसे देखकर घुरा रही थी। शायद मिस्टर कैट का मूड ठीक नहीं था। नानी माइक को दूर रहने के लिए कहती है, मगर वो नहीं सुनता। इधर टैप अपने आप ही ऑन हो चुका था और उधर माइक जिस कमरे में था उसका दरवाजा बंद हो चुका था। नानी जब टैप बंद करने जाती है तो उन्हें डाइनिंग टेबल के ऊपर एक सांप दिखता है, बहुत ही बड़ा। इसे देखकर ही उनकी हालत खराब हो चुकी थी। मगर जब वो माइक को बुलाने जाती है तो उसे वहां जो दिखता है उससे वो बेहोशी हो जाती है। बाद में उन्हें हॉस्पिटलाइज करने के बाद सभी को पता चलता है माइक नानी के बिल्ली को मारने की कोशिश कर रहा था। इसे देख के ही नानी बेहोश हो गई थी और अभी भी उनकी हालत काफी नाजुक है। पीटर इस बात को यकीन नहीं करता, माइक ऐसा कर ही नहीं सकता। मगर इसके अगले दिन से ही घर में कुछ ऐसा होने लगता है जिसे सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही कहा जा सकता है। डस्टिंग के वक्त ब्रूनी को एक चादर दिखता है, उसके नीचे कोई था। ब्रूनी को लगता है माइक होगा, उसे हाइड एंड सीक खेलने का बहुत शौक जो है। मगर जैसे ही ब्रूनी चादर को खींचने जाती है वो गिर जाता है और उसके अंदर जो कुछ भी था, जो कोई भी था, वो गायब हो जाता है। ब्रूनी बहुत ज्यादा डर गई थी। खुद को संभालने के पहले ही उसे माइक के कमरे से फायर अलार्म की आवाज सुनाई देती है और चेक करने पर पता चलता है माइक जिस दीवार की तरफ देखकर हंसता था, आग उसी दीवार पे लगी है। हो ना हो ये काम जरूर माइक का ही होगा, क्योंकि हमें उसी के हाथ में मैच बॉक्स दिखता है। इतने धुएं से वो थोड़ा सा सहम सा गया था। ब्रूनी किसी तरह आग बुझाती है और फिर माइक से पूछताछ करने जाती है। खबर पाकर तब तक पीटर भी आ चुका था, मगर माइक किसी से कुछ नहीं कहता, भागकर अपने ट्री हाउस में जाकर छुप जाता है। सभी उसे लेकर परेशान थे। वो दिन ब दिन डेंजरस होता जा रहा था। ये उसकी बीमारी थी या कुछ और पता नहीं, मगर कोई नोटिस ही नहीं करता। जिस दीवार पे आग लगी थी उसके अंदर कुछ हो रहा था, वहां से धुआं निकलने लगा था। उस रात जब पीटर घर लौटता है तो उसे गैराज में एक कौवा दिखता है, पता नहीं अंदर कैसे घुस आया था। और रात में सभी के सो जाने के बाद सभी कुछ न कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंस करते हैं। गैराज का दरवाजा अपने आप खुल गया था। जब पीटर उसे बंद करता है तो फ्रंट डोर खुल जाता है और उसे बंद करने पर टीवी ऑन हो जाता है। सब कुछ अपने आप हो रहा था, फिर भी पीटर इन्हें नॉर्मलाइज करता है। दूसरी तरफ ब्रूनी जब बाथटब में नहा रही थी, हमें उसके पीछे क्लियरली एक डार्क फिगर दिखता है। जब वो वहां से हटता है उसका साया ब्रूनी पर पड़ता है और रूम का दरवाजा भी खुलकर बंद हो जाता है, जैसे किसी ने अभी अभी पास किया हो। नेक्स्ट डे ब्रूनी पीटर से इस बारे में बात करती है। पिछले कुछ दिनों से इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये स्मेल, ये सब अजीब से नॉइजेस, ये सब कुछ माइक नहीं कर सकता। और उसने आग भी कैसे लगाई? मैच बॉक्स तो ऊपर वाले शेल्फ में रहता है ना, उसे तो पता तक नहीं। ब्रूनी श्योर हो चुकी थी इस घर में कोई सुपरनैचुरल एंटिटी तो जरूर है, मे बी अ घोस्ट। पीटर को इस समय यकीन नहीं था, तो वो खुद ही ऑनलाइन रिसर्च करती है। फाइनली उसे एक आर्टिकल मिलता है जहां लिखा था घर में शैडो लाइक क्रिएचर्स का दिखना, एनिमल्स का अग्रेसिव बिहेवियर, बैड स्मेल, स्ट्रेंज नॉइजेस, ये सारे एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि इस घर में कोई एविल स्पिरिट है। और इस सब के साथ कोई ब्लैक हैंड प्रिंट्स, उसके पीछे एक डार्क माइथोलॉजी छुपी थी। पता चलता है सालों पहले ग्रैंड कैनियन में अनासाजी इंडियन नाम का एक सिविलाइजेशन हुआ करता था। उनके पास पावरफुल एंशिएंट नॉलेज थे और वो डीमंस और सुपरनैचुरल एनिमल स्पिरिट पर यकीन करते थे। उनके नेचर गॉड के ऑर्डर से ही उन्होंने उस जगह में अपना घर बनाया और उनके कृपा से ही वो लोग फ्लरिश करने लगे।
मगर कुछ साल बाद जब उन्होंने सीक्रेट रूल्स तोड़ना शुरू कर दिया तो नेचर गॉड गुस्सा हो गए और डीमंस के रूप में उन पर हमला करने लगे। इन डीमंस में मेनली 5 सबसे ज्यादा डेंजरस थे: द क्रो, द स्नेक, द बफेलो, द वाइल्ड डॉग एंड द वुल्फ। ये एनिमल्स के रूप में आकर बच्चों को डराते थे और उनका शिकार भी करते थे। ब्रूनी को ये भी पता चलता है कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन इन सब डार्क फोर्सेस से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, जैसे माइक। उस रात पीटर और ब्रूनी जाते हैं डिनर पे। वहां उसका बॉस साइमन भी आया था अपने बीवी वेंडी के साथ। ब्रूनी और वेंडी आपस में बात करने लगते हैं तो पता चलता है ये वेंडी स्पिरिचुअल हीलिंग में यकीन करती है। कुछ दिन पहले जब उसका बेटा बीमार पड़ा था तो एक लेडी ने उनकी मदद की थी। पीटर अपना पर्सनल प्रॉब्लम ऐसे सबके साथ डिस्कस करना नहीं चाहता था, तो वो ब्रूनी को लेकर घर आ जाता है। घर में माइक कहीं नहीं दिख रहा था। फाइनली जब मिलता भी है तो उसके पूरे शरीर पे ब्लैक हैंडप्रिंट्स भरे थे और वो काले रंग का खून भी उल्टी कर रहा था। असल में जब पीटर और ब्रूनी डिनर पे थे तब माइक को अपने कमरे में उसे बर्न्ड जगह पे कुछ दिखा। कई सारे हाथ उसके तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये दाग भी जरूर उन्होंने ही दिया है। रात में सभी के सो जाने के बाद इस घर में किसी के फुटस्टेप्स फिर से सुनाई देने लगते हैं। अभी तो ये एक्सपीरियंस रोज का हो चुका है। इस बार ब्रूनी चेक करने जाती है तो उसे कॉरिडोर पे एक फोटो फ्रेम मिलता है। उसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा था। ब्रूनी जब उसे उठा रही थी तभी उसे अपने सामने एक डॉग दिखता है जो अचानक ही गायब हो जाता है। इसके बाद ब्रूनी जाती है अपने बेटे को चेक करने। वो फिर से उन स्टोन्स के साथ खेलने लगा था और दीवार पे कुछ हो रहा था, कुछ बहुत अजीब सा। माइक कहता है ये द स्काई पीपल है, उसके दोस्त, और वो उन्हें ले जाने आया है। ब्रूनी को फील होता है उसके पीछे कई सारे लोग खड़े हैं। वो डर जाती है और उसकी नींद टूट जाती है। हाँ, ये एक सपना था, मगर इसके बाद जो होता है वो 100% रियल था। उनके पड़ोसी का डॉग स्टेफनी पर हमला कर देता है। वो चिल्लाने लगी थी और उसके आवाज से पीटर और स्टेफनी उसके कमरे में जा पहुंचते हैं। देखते हैं स्टेफनी के हाथ से खून निकल रहा है और माइक उसे देख रहा है बहुत ही क्रीपी तरीके से। उनके घर के सारे दरवाजे भी खुले हुए थे, जबकि सोने से पहले ब्रूनी ने सब बंद किया था अपने हाथों से। उसे ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही थी। माइक वहां क्या कर रहा था? आजकल उसके आसपास कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें नहीं हो रही? नेक्स्ट डे एनिमल रेस्क्यू वाले उस डॉग को उठा ले जाते हैं, मगर इससे कुछ चेंज नहीं होता, उल्टा सब कुछ और ज्यादा बिगड़ने लगता है। उनके फैमिली की हिडन स्केलेटन्स बाहर आने लगते हैं। पता चलता है पीटर का कैरेक्टर ठीक नहीं है। पास में उसके कई सारे अफेयर्स रह चुके हैं। वो परिवार की तरफ ध्यान नहीं देता, इसीलिए ब्रूनी उससे नाराज है। डिप्रेशन में उसने ड्रिंकिंग हैबिट बना लिया है। पीटर उससे माफी मांगता है, कहता है अभी वो बदल चुका है और कभी वो ब्रूनी को चीट नहीं करेगा। वो कुछ दिन की छुट्टी लेने का भी डिसाइड करता है। ऑफिस से निकलते वक्त उसकी मुलाकात होती है साइमन से। इस बार तो साइमन भी सब कुछ सीरियसली ले रहा था। वो कहता है वेंडी सही कह रही थी, इसमें सिर्फ वो हीलर ही उनकी मदद कर सकती है। उसी रात पीटर वो आर्टिकल पढ़ता है जो ब्रूनी ने उसे भेजा था, द एनासाजी इंडियंस के बारे में। पता चलता है जब गॉड्स डीमंस बनने लगे थे, अपने ही फॉलोअर्स को डराने लगे थे, उन्हें मारने लगे थे, तो उस सिचुएशन को द डार्कनेस कहा जाता था। ये डीमंस लोगों के अंदर के डार्कनेस को बाहर निकाल लाता है, रिश्तों को उलझा देता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली को एक दूसरे के अगेंस्ट भड़का देता है, जिससे लोग पागल हो जाते हैं। भयानक मौत मिलती है उन्हें। उन एनासाजी के साथ भी यही हुआ था। फाइनली उस समाज के प्रिस्ट ने अपने शक्तियों से इन डीमंस को 5 होली स्टोन्स में कैद कर लिया, छुपा दिया उन स्टोन्स को किसी ग्रेव में। अगर इन्हें उनके जगह से हटा दिया गया तो ये डीमंस आजाद हो जाएंगे, तबाही मच जाएगी चारों तरफ। इन्हें वापस कैद करने का बस एक ही उपाय है, इन स्टोन्स को जहां से उठाया गया है वहां पर वापस रखना होगा। मगर ये काम सिर्फ कोई ऐसा इंसान ही कर सकता है जिसके अंदर कोई डर नहीं। मतलब माइक ने अनजाने में ही उन डीमंस को फ्री कर दिया था, इसीलिए घर में ये सब कुछ हो रहा है। उधर ब्रूनी की नजर पड़ती है कुछ फोटोज पर जो उसने कैंपिंग के वक्त क्लिक किया था उस ग्रैंड कैनियन में। इस बार अच्छे से देखने पर उसे अपने फैमिली के पीछे एक डार्क फिगर नजर आता है, उसी डीमन का। दूसरी तरफ माइक के कमरे के उस दीवार से फिर से धुआं निकलने लगा था और कुछ फिगर्स माइक को घेर कर खड़े थे, मगर माइक डरता नहीं, ये तो उसके दोस्त है। इसी वक्त स्टेफनी को अपने कमरे में किसी और का प्रेजेंस फील होता है। वो जब देखती है तो दरवाजा खुला हुआ था और कोई इनविजिबल एंटिटी उसके पूरे शरीर पे काले हैंडप्रिंट्स छोड़ रहे थे। स्टेफनी डर से चिल्लाने लगती है। तब तक पीटर भी घर लौट चुका था।
उसे माइक के ट्री हाउस के बाहर एक वुल्फ दिखता है और स्टेफनी के रूम में एक काला साया जिसका सर किसी बफेलो की तरह था। वुल्फ को भगाकर पीटर भागता है उस कमरे में, स्टेफनी को संभालता है और उसके बाद जाता है माइक को देखने। वो बाथरूम में था, अंदर से बहुत क्रीपी आवाज आ रही थी। पीटर बहुत मुश्किल से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है तो देखता है माइक चुपचाप बैठा है। उसके फेस पर एक क्रीपी सा स्माइल है और उसके चारों तरफ दीवार पे क्रीपी फिगर्स बने हुए थे जो देखने में उन डीमंस की तरह था। इन्हें खून से बनाया गया था, किसका खून पता नहीं। उस घर में और एक मिनट बिताने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। पीटर सभी को लेकर एक होटल में शिफ्ट कर जाता है और अगले दिन कांटेक्ट करता है उस हीलर से, उसे अपने घर में बुलाता है। ये लेडी टेरेसा और उनकी पोती ग्लोरिया बहुत ध्यान से इनकी सारी बातें सुनते हैं और जवाब में कहती है उस आर्टिकल पे जो कुछ भी लिखा है वो सच है। अनासाजी ग्रुप के लोग बहुत मिस्टीरियस थे, उनके गॉड्स कम डीमंस भी बहुत पावरफुल होंगे, उन्हें वश में करना आसान नहीं होगा। वो लोग मेनली एनिमल स्पिरिटेड होते हैं और उसी रूप में मैनिफेस्ट करते हैं, मगर वो उनका असली चेहरा नहीं होता। उन्होंने जरूर कुछ ऐसा किया है जिससे ये डीमंस आजाद हो गए हैं और उनसे जुड़ चुके हैं। पीटर को याद आता है रिसेंटली इनमें से कुछ एनिमल से उनका एनकाउंटर हुआ है, मगर उन्हें तो इन प्रॉब्लम्स की असली वजह, असली जड़ ही नहीं पता, वो स्टोन्स। थेरेसा कहती है सबसे पहले इस घर का एग्जॉर्सिज्म करना होगा, तो वो वैसा ही करती है। इस घर में उन डीमन से जुड़े जो कुछ भी थे सभी चीजों को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगती है थेरेसा। मगर ये इविल स्पिरिट भी काफी शक्तिशाली थे, थेरेसा से नहीं हो रहा था। वो माइक को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, उसे कमरे में बंद कर देते हैं। किसी तरह सिर्फ पीटर अंदर घुस पाता है और वो देखता है अभी वो दीवार एक पोर्टल बन चुका है। दूसरी तरफ वही केव है जहां से माइक ने उन स्टोन्स को उठाया था और अभी वहां पर वो 5 क्रीपी डीमंस खड़े थे। माइक उनके साथ कहीं जा रहा था, मे बी थर्ड डायमेंशन में, मौत के दुनिया में। पीटर उसे बुलाता है, रोकने की कोशिश करता है मगर माइक सुन नहीं पाता। तभी उसे वो स्टोन्स दिखते हैं, वो उन्हें उनकी जगह रखने जाता है लेकिन उसके मन में डर था तो ये डीमंस उसे रोक लेते हैं। मजबूरन पीटर अपने बेटे के बदले खुद को सेक्रीफाइस करने की डिसाइड करता है। माइक के बदले उसे ले जाने के लिए कहता है, जिस पर ये डीमंस राजी हो जाते हैं। माइक को छोड़कर उसे पकड़ लेते हैं। माइक घर के तरफ वापस जाने लगता है, मगर बीच में पता नहीं उसे क्या हुआ, वो उन स्टोन्स को एक एक करके उनकी जगह रखने लगता है। शायद ये वो खेल खेल में ही कर रहा था या फिर उसे सेंस हुआ था पीटर खतरे में है। जैसे जैसे वो स्टोन्स को प्लेस कर रहा था एक एक करके डीमंस गायब हो रहे थे। उसके अंदर कोई डर नहीं था तो कोई डीमन उसे रोक नहीं पाता, मगर कोशिश जरूर करता है। माइक को धक्का देकर फेंक देता है एक डीमन और पीटर को स्टैब करने जाता है, लेकिन माइक रुकता नहीं। वो डीमन पीटर को मार पाए इससे पहले ही माइक उसे मार डालता है और पीटर को लेकर बाहर आ जाता है। वो सारे डीमंस फिर से एक बार उन स्टोन्स में कैद हो चुके थे तो उनका पोर्टल भी बंद हो चुका था। इवन वो जलने का निशान भी गायब हो चुका था दीवार से। एट द फाइनल सीन हम देखते हैं सब कुछ ठीक हो चुका है, वो लोग हील कर चुके हैं फिजिकली एंड मेंटली। होपफुली अभी उनके बीच और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही। ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है दोस्तों। इट्स एन एवरेज फिल्म, वन टाइम वॉच के लिए परफेक्ट है। बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग है, कंसेप्ट भी अच्छा है। सिर्फ इस डॉग को शेल्टर में ले जाना मुझे ठीक नहीं लगा। आपका क्या ख्याल है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।